मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ धर्मेंद्र कुमार और हम लोग आए क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर लेकर, फिजिक्स का फोर्स एंड मोशन ऑफ लॉ, यानी कि हम लोग को लेकर आए चैप्टर 2 को। बाबू बात यहाँ पर यह है कि इस चैप्टर से हम लोग को क्या सीखने को मिलने वाला है। तो इस चैप्टर से हम लोग को सबसे पहले जो ये चैप्टर का नाम दिया गया है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, क्यों इस चैप्टर का नाम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पड़ा है, सबसे पहले इसको जिक्र कर लेते हैं। तो फोर्स, जिसको आप प्रतिदिन जीवन में बहुत सी चीजों पर बल लगाते हैं, हर एक चीज पर आप बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान करते हैं, गाड़ी मोटर्स हर जगह फोर्स लगाकर धकेले जाते हैं, पुश किए जाते हैं, पुल किए जाते हैं। बहुत सी चीजें आप गाँव में देखिएगा कि लोग कुएं से पानी को निकालते हैं, तो पुश या पुल की बहुत सी प्रक्रिया जो प्राचीन समय से चलती आ रही है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि भाई फोर्स ये जब जो चीजें होती हैं, जो इफेक्ट होता है, ये फोर्स के कारण हो रहा होता है। इसका स्टडी किया किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने अपने फर्स्ट मोशन के लॉ से सबसे पहले बताया कि जो भी ये क्रिया होती है, ढकेलने और खींचने की प्रक्रिया जो होती है, या इफेक्ट ऑफ जो भी चीजें होती है, जो साइज चेंज कर दे रहा है या उसको कम कर, हम लोग उसके शेप को अलग कर दे रहे हैं, शेप को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, ये सब किसके कारण होता है? फोर्स के कारण होता है। तो आइए सबसे पहले, और दूसरी बात, इसमें मोशन यानी कि जो आप चलते हैं, मोशन करते हैं, तो उसके क्या क्या नियम है, उस नियमों को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, जो कि बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप मेरे साथ लगातार लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर्स में और आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। तो लगातार आप बिना स्किप किए हुए इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। मैंने फोर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? मैंने फोर्स के बारे में लिखा है, एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ मैंने। क्या लिखा मैंने? ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि किसी चीज को ढकेले या खींचे। आगे बस हम लोग कभी दरवाजे में क्या करते हैं? दरवाजे को बंद करना होता है तो पुश यानी ढकेलते हैं, और किसी भी हम दरवाजे को खोलना होता है तो उसको अपनी ओर क्या करते हैं? खींचते हैं। तो खींचने और ढकेलने की जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को जिस वस्तु के जो हम लोग माध्यम के जिसके माध्यम से हम लोग उसको अपनी ओर खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। ठीक है, जो बल, हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। यानी मैंने लिखा है पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मैंने सेकंड में क्या लिखा है कि द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है कि हम जब भी किसी भी फोर्स को लगाते हैं तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। अब बात अच्छे से समझिएगा। जैसे आप दरवाजे को पुश ढकेल रहे हैं, तो आप किसी डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा कर ढकेल रहे हैं कि भाई इस डायरेक्शन में दरवाजा खुलना चाहिए, इस दरवाजे में, इस डायरेक्शन में दरवाजा बंद होना चाहिए। ठीक है, बिना किसी डायरेक्शन के आप फोर्स नहीं लगाते हैं। जैसे एक बच्चा जो होता है, छोटे से बच्चों को देखिएगा, वो गाड़ी को चलाता है। गाड़ी को जब वो किसी रस्सी से बांध कर अपनी ओर जिस तरह से गाड़ी को बांध कर जिस डायरेक्शन में यदि करता है, वो उसी डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस तरह से वो ढकेल रहा है, खींच रहा है बच्चा, किस डायरेक्शन में वो गाड़ी क्या कर रहा था? मूव कर रहा होता है। वेन क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। तो ये जो मूविंग है, ये हमेशा किस है? फोर्स ऑफ डायरेक्शन के रूप में हो रहा होता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड, जिस क्षेत्र में, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हम लोग किसी भी वस्तु को पुश करते हैं, पुल करते हैं, है ना, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी डायरेक्शन के कारण, भाई डायरेक्शन भी लग रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहे हैं, जैसे मैं इसको अपनी ओर खींच रहा हूं तो ये मेरे ओर इधर आ गया, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हुआ? इस तरफ हुआ, इस साइड में क्या हुआ? डायरेक्शन लगा, और ये रिजल्ट में ये भी आया कि मेरे पास रिजल्टेंट भी क्या निकल गया कि ये मेरे इस हैंड में आ गया, यानी मैंने यहां से खींच कर इस हैंड में ले लिया। तो यहां पर जो रिजल्टेंट एंड फोर्स, दोनों हमारे रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन दोनों हमारे पास आ गए हैं। जब ये दोनों आ गए हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में रख सकते हैं। क्या में रख सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में रख सकते हैं। रख ही नहीं सकते हैं, रखा गया भी है। ठीक है, तो हम लोग लिख भी सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बात सुनिए। तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम लोग एक बात मैंने और लिखा है कि फोर्स का यूज, जो फोर्स का यूज किया गया है वो दिन के प्रतिदिन किया जाता है। आप प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज पर आप फोर्स लगाते रहते हैं। जैसे आप किसी चीज को ढकेल रहे हैं, किसी चीज को खींच रहे हैं,
किसी चीज को उठा रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, प्रेसिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज पर, तो यहां पर क्या लगता है, बल लगता है, फोर्स लग रहे होते हैं। तो इसी ये सब जो चीजें हैं आप प्रतिदिन करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप फोर्स लगा रहे हो। लेकिन इस स्टडी के माध्यम से आप कल में एक ये चीज जान जाओगे कि हाँ ये क्यों होता है, कैसे वो खुलता है, भाई ड्यू टू फोर्स। ठीक, बात समझ में आ गई। अब फोर्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट ला सकते हैं, वो इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि वो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं फोर्स का। तो इफेक्ट ये है कि फोर्स कैन नॉट बी सीन। सबसे पहली बात है कि फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। भाई ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि ये देखो ये फोर्स ला दिया मैंने, नहीं, कोई भी वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मैटर नहीं है जिसके माध्यम से हम उसको देख सकें। ठीक है, ये फोर्स कैन बी जज, फोर्स क्या किया जाता है, जज किया जाता है, हाँ, only by the effect which it can produce various bodies around us। हम किसी वस्तु के कंपेयर में जब हम लोग उस वस्तु के साइज से या फिर जगह परिवर्तन, मोशन में, है ना, या मोशन वस्तु को रोक कर करते हैं, तो जो ये जजमेंट हम लोग करते हैं कि हाँ ये रुक गया, ये चल रहा है, ये शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गई, तो इस जजमेंट के आधार पर हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर फोर्स क्या लगाया गया है, क्या लगाया गया है, फोर्स लगाया गया है। आ रहा है समझ में। अब सबसे पहला जो इफेक्ट है मेरे, हम लोगों ने इफेक्ट को यहां लिखा है, आप देख सकते हो। इफेक्ट्स क्या है, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टेज मतलब होता है रुका, है ना। स्टेशनरी वे वस्तु जो रुकी हुई है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको फोर्स लगाकर मूव करा सकते हैं, है ना। वो फोर्स लगाकर क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। अब जस्ट माइंड में आपकी एक बात आई होगी कि हर वस्तु को मूव करा सकते हैं, हर वस्तु को मूव करा सकते हैं फोर्स का। तो ये डिपेंड करता है फोर्स पर। कि मान लिया जाए कि अब आप ये कहिएगा कि सर हम एक दीवार पर पुश करते हैं अपने हाथों से, तो क्या दीवार मूव कर जाएगा, नहीं। अगर दीवार की तरफ से ये वॉल का फोर्स F1 है और आपके हैंड का F2 है, तो F1 इज ऑलवेज ग्रेटर, F1 क्या होगा, ग्रेटर होगा F2 से। तो इस डायरेक्शन में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वही वस्तु किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे, किसी गाड़ी, वैसा वस्तु जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो और आपका फोर्स ज्यादा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का फोर्स F1 मान लिया जाता है और आपके इस खींचने का जो खींचा जा रहा है इसका फोर्स F2 मान लिया जा रहा है। तो F1 अगर छोटा हो गया और F2 से फोर्स 1 छोटा हो गया फोर्स 2 से, यानी आपके द्वारा लगाया जो फोर्स है उससे बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है ये वस्तु क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, यानी रुकी हुई वस्तु क्या हो जाएगी, मूव करने लगेगी। तो अब बात तो समझ में आ रही होगी कि कब कौन वस्तु मूव करेगा और कब कौन वस्तु मूव नहीं करेगा। तो क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर हो चुका है। सेकंड में लिखा है फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। अब सेम प्रक्रिया हम यहां पर कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि यहां पर जो फोर्स है, किसी भी वस्तु पर जो फोर्स लगाई गई है, अगर हम लोग किसी भी फोर्स पर फोर्स लगा रहे हैं और ये पहले से मोशन में है, मान लीजिए कि 25 न्यूटन के स्पीड से चल रहा है, 25 न्यूटन का फोर्स उसको लेकर उसको मूव किए हुए है, और इस पर मैंने 30 न्यूटन का अपोजिट फोर्स लगा दिया या 25 न्यूटन का अपोजिट फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो जितना फोर्स मैंने प्लस में लगाया उतना ही फोर्स मैंने माइनस में लगा दिया अपोजिट, यानी एक को हम प्लस मानेंगे तो दूसरे को हम निगेटिव करेंगे, तो हम लोग का वो टोटल न्यूटन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल न्यूटन हो जाएगा हमारा 0, यानी टोटल फोर्स हमारा 0। वो वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कि हम एक फोर्स लगाकर मोशन के अपोजिट अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु क्या होती है, रुक जाती है। यानी हम फोर्स के माध्यम से रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं, मूव करा सकते हैं, और मोशन में रह रही वस्तु को, मूव कर रही वस्तु को रोक सकते हैं। कब रोक सकते हैं, जब उस वस्तु का फोर्स, जिस वस्तु को हमको रोकना है उसका जितना फोर्स है उसी की जस्ट उतना ही फोर्स लगाकर हम क्या करें, रोके। यानी कि हम लोग का F1 और अपोजिट जो फोर्स है, दोनों फोर्स वो अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। बात समझ आ गई। A force can change the direction of moving body। अब फोर्स क्या है, फोर्स के माध्यम से हम किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, दिशा को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में
बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, मैं भी करता हूं, ठीक है, मैं भी खेलता हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो किसी का शेप भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, गेम भी खेलते हैं। तो बात ऐसा है कि बाबू फोर्स में क्या क्या होता है कि फोर्स जब हम क्रिकेट खेलते हो तो जब गेंदे आते हैं, बॉल आता है, वो इस डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में बैट्समैन आता है, लेकिन वो खेलता किधर है? वो ऑफ खेल सकता है, वो लेग खेल सकता है, वो फ्रंट खेल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बाबू क्या हुआ, डायरेक्शन, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। फुटबॉलर क्या करते हैं, फुटबॉल बहुत तेजी से फुटबॉलर जो होता है बढ़िया से लेकर आता है और दूसरा व्यक्ति तुरंत उससे डायरेक्शन को चेंज कर हल्का सा टच कर उस डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो डायरेक्शन चेंज कैसे हुआ? फोर्स के माध्यम से। बॉल चेंज कैसे हुई? जब हम बैट से उसको फोर्स लगाए, क्या किए? बैट से उसको फोर्स लगाए और वो आसानी से क्या हो गया? बॉल चेंज हो गया डायरेक्शन। तो हम लोग फोर्स के माध्यम से किसी भी वस्तु के, है ना, अधिक फोर्स लगाकर या कम फोर्स लगाकर डायरेक्शन एक देकर, फोर्स के माध्यम से डायरेक्शन देकर हम उस डायरेक्शन में जो वस्तु है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? फोर्थ पॉइंट लिया मैंने, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी के स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स के माध्यम से। आप लोग सभी लोग ऐसे सभी लोग होंगे जो कार, बाइक सभी पर बैठ चुके होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो चला भी रहे होंगे, हाँ मुझे मालूम है कि आप लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो 9th क्लास में अच्छा खासा बाइक चला रहे होंगे, है ना। बाइक चलाना भी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोगों को चलाना अभी जरूरी है। हाँ, जरूरत के मुताबिक, क्योंकि जरूरत कब किसका पड़ जाए वो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नीड पर चलाना चाहिए, कभी भी वैसा नहीं चलाना चाहिए बाइक जिस तरह से लोग आज की डेट में चला रहे हैं। तो बी केयरफुल, क्योंकि आपका जीवन है और आप अपने माता पिता के अपने ही हैं, ठीक है। दूसरा और कोई नहीं है, आपके सिवा कोई देखने वाला भी नहीं है। तो हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स हमें स्पीड, फोर्स के माध्यम से हम किसी भी चलते हुए वस्तु की स्पीड को चेंज कर सकते हैं अधिक फोर्स लगाकर। जितना फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा हम लगा दें। जैसे आप देखते हैं कि बाइक 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हम चला रहे हैं मार्केट में, अगर मुझे प्लेन रोड मिल गया तो उसको क्या करते हैं हम लोग? एक्सेलरेट कर देते हैं। एक्सेलरेट कर क्या करते हैं? स्पीड को बढ़ा लेते हैं। एक्सेलरेट करके क्या कर लेते हैं? स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो स्पीड जो एक्सेलरेट किए आप, है ना, जो ये हम लोग ये फोर्स लगाए, ठीक है, किस पर? इंजन के माध्यम से हम लोगों ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो ये जो फोर्स लगाया उसका स्पीड क्या हो गया? चेंज हो गया। या कभी आप ये देखे होंगे कि कोई व्यक्ति टाली लेकर जा रहा है, या कुछ रिक्शा वाले होते हैं जो चढ़ान पर इस तरह के जो साइड आ जाते हैं रोड, इस पर रिक्शा वाले को चलता नहीं है, बेचारा बहुत ही प्रयास करता है, बहुत ही खींचता है, लेकिन उससे वो चढ़ता नहीं। लेकिन उधर से ही कोई व्यक्ति, इंसानियत जिसके अंदर होती है, वो क्या करते हैं? उसको रिक्शे को पुल कर देते हैं, पुश करते हैं, ढकेल देते हैं, ठीक है। तो ढकेलने से क्या होता है? उसके स्पीड को चेंज हो जाएगा। जो स्पीड से नहीं चल रहा था वो वस्तु, अब वो स्पीड से क्या हो जाएगा? चलेगा। तो ये चेंज ऑफ स्पीड हो गया। बात समझ आ गई? क्लियर है? दूसरी बात, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। भाई इसका एग्जांपल तो मैं उन बच्चों को देता हूं जो बच्चे बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, जो कि गुस्से में किया गया हर एक कार्य गलत साबित होता है। लेकिन यहां पर एक साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो क्या होता है कि गुस्से में कभी कभी क्या होता है कि आप लोग मारपीट कर लेते हो। मारपीट कर किसी का गाल का जो है ना हुलिया चेंज हो जाता है, किसी का आंख का चेंज हो जाता है, पता चलता है भाई आंख फूला हुआ है, उसकी पेरेंट्स आपके घर पे आए तो भाई आंख, मेरे बेटे का क्या हुआ कि आंख फुला दिए हैं, सुझा दिए हैं, आपका लड़का बहुत ही बदमाश है, ऐसे मारा है, वैसे मारा है। नहीं भी मारे थे तो उसमें थोड़ा सा चूना लग ही जाता है और पूरे तरीके से जो है कि बढ़िया तरीके से आपके पिताजी के पास जो है, पेरेंट्स के पास अच्छे तरीके से उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है, जिसके कारण आपके पेरेंट्स का दिमाग थोड़ा सा गर्म होता है और फिर आपका भी कुछ साइज और शेप चेंज हो जाता है। साइज तो नहीं चेंज होता, शेप जरूर चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे हम लोग क्ले मिट्टी को लेते हैं, क्ले मिट्टी को जैसा साइज में चाहे वैसा हम लोग कर सकते हैं, जिस शेप में बनाना चाहे उस शेप में बना सकते हैं। किसके माध्यम से? फोर्स के माध्यम से। छोटे बच्चे क्या करते हैं? बैलून खरीदते हैं। जैसे ही छठ में गए या फिर दशहरे में घूम रहे हैं,
बहुत अच्छा बैलून देख के हम लोग को तो फटाक से पापा बैलून लेना है। बैलून लेकर क्या करते हैं, 2 बार 3 बार उसको खेलते हैं, करते हैं, फिर उसको दांत में लेने लगते हैं, फिर मोड़ने लगते हैं। तब देखते हैं कि वो लंबा सा एक जो बैलून होता है वो मुड़ जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। अब कहीं दांत से बहुत कसकर काट दिए तो पूरा का पूरा साइज ही चेंज हो जाएगा, है ना, फुटकर वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फोर्स के माध्यम से हम लोग क्या क्या करते हैं, फोर्स के माध्यम से हम लोग ने स्टेशनरी बॉडी को चलाना प्रारंभ कर दिया है, मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं, डायरेक्शन किसी भी वस्तु की चेंज कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और किसी भी वस्तु के शेप एंड साइज को अधिक फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं। तो बात यहां तक क्लियर समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स है। बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो बात ऐसा है कि आप लोगों को जो है कि जो भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप दे सकते हो। तो देखिए क्या है कि हम लोग अब आ चुके हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पर। जैसा कि हम लोग अब तक से पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में, फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में। अब हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है, फर्स्टली वी नो दैट बैलेंसेस आर 2 टाइप्स। बैलेंस के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन बैलेंस फोर्स एंड सेकंड वन अनबैलेंस फोर्स। तो व्हाट इज द बैलेंस फोर्स, व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, बहुत से कंफ्यूजन हो रहे होंगे आपके लिए। तो ये कंफ्यूजन को दूर किया जाए, क्या होता है समझा जाता है। तो मैंने बैलेंस फोर्स में डिफिनेशन क्या लिया है बैलेंस फोर्स का, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन मैंने लिखा है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यदि रिजल्टेंट जो होते हैं, जो भी रिजल्ट आता है फोर्स पर, जितने भी बल लग रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर्स को, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर चारों तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, उसका रिजल्ट क्या है, 0 है। जो भी बल लगाया जा रहा है सबका रिजल्ट क्या है, 0 है। द फोर्स, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, बैलेंस फोर्स। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, इस डायरेक्शन को समझिएगा। डायरेक्शन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम लोग मैथमेटिकल तरीके से आए कि ये एक्स, ये एक्सेस, ये वाई और ये वाई एक्स, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। आ रहा समझ में? यानी कि हर एक वो वस्तु जो अपोजिट है उसके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, साइन भी अपोजिट होंगे। बात समझना नहीं? यानी कि कहने का मतलब ये है हम लोग का कि जो भी हम डायरेक्शन लगाते हैं, अगर हम लोग किसी को एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं और दोनों का फेस एक दूसरे की ओर है, तो अगर मैं पॉजिटिव हूं तो यू आर नेगेटिव, आपका साइन नेगेटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव हो तो मैं नेगेटिव, साइन का कन्वेंशन इस तरह से होता है। बात समझ? अगर मान लीजिए कि इस तरीके से आप 25 न्यूटन के फोर्स से जा रहे हैं और उधर से मैं 25 न्यूटन फोर्स से आ रहा हूं, तो एक 25 होगा तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। माइनस में होता नहीं है, साइन को लिखते हैं -25, तो आंसर क्या होगा, 0। आगे बात समझ? 25 माइनस 25 0, यानी रिजल्ट क्या गया, 0 आ गया। बात समझ आई? तो वैसे फोर्स जिसका रिजल्टेंट ऑलवेज क्या हो, 0, उसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। क्लियर है? इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, किसी भी रुके हुए बॉडी पर अगर बहुत ज्यादा बैलेंस फोर्स लग रहे हो, द बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी रुका हुआ वस्तु रुका ही रहेगा जब बैलेंस फोर्स हर तरफ से लग रहा हो। क्या है बैलेंस फोर्स? हर तरफ से फिगर के माध्यम से। क्या फिगर? क्या आप देख रहे हो कि यहां पर क्या है, एक हेवी बॉक्स हम लोगों ने एक टेबल पर रख रखा है जो सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है जिसपे हमने एक बॉडी रखा है, हैवी बॉडी, और इधर से क्या है, इधर से हम लोग पुश कर रहे हैं, किसी भी मानव के द्वारा या किसी भी व्यक्ति वस्तु के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको पुश किया जा रहा है, जो फोर्स पोजिशन लगा। और इधर एक, जब भी आप मोशन में रहते हो तो एक अपोजिट में फोर्स लगता है जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा
अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट जिधर से आपका पुशिंग जो मूविंग ऑब्जेक्ट का फोर्स होगा उसका अपोजिट क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। और हर एक वस्तु का एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है उसके वेट के कारण, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो यहां पर जो है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, या नीचे क्या लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, बात समझ आ रही है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में फोर्स ऑफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिएक्शन। और ये सभी फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर एक को 25 मान तो दूसरा भी 25, ये भी 25, ये भी 25, यानी टोटल क्या हो गई है, 0। रिजल्टेंट क्या आ गया, 0 आ गया, बात समझ आ रही है। तो हमने यहां लिखा है इफ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन स्टेशनरी बॉडी, किसी भी स्टेशनरी बॉडी पर कोई भी बैलेंस फोर्स अगर लगाई जा रही है चारों तरफ से, तो वस्तु जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। यानी कि जैसा करने का मतलब यह है कि उसके शेप में चेंजिंग हो सकती है, उसके शेप में चेंजिंग हो सकती है, लेकिन वो वस्तु हिल डोल नहीं कर सकता है। अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, आगे बात समझ में, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है इफ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो मोशन में है और चारों तरफ से लोगों ने फोर्स भी लगाया हुआ है, वो बैलेंस फोर्स में लगाया हुआ है, बैलेंस हर तरफ से बैलेंस, वो वस्तु जितने मौसम से चल रही है वो उतना ही से मौसम से चल रहा होगा, कंटिन्यू चल रहा होगा, जब तक से कोई फोर्स अनबैलेंस ना हो जाए। अरे बात समझ में क्लियर है। तो बैलेंस समझ में आ गया आप लोगों को, बैलेंस फोर्स। अब हम लोग आते हैं अनबैलेंस फोर्स पर, जो उसका सेकंड पॉइंट मैंने लिखा था अनबैलेंस फोर्स के बारे में। क्या लिखा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। जब किसी भी वस्तु के बॉडी पर चारों तरफ से फोर्स लगाने पर, चारों ओर फोर्स लगाने पर रिजल्टेंट जीरो ना आ पाए, यानी कि वो कहीं जिधर फोर्स ज्यादा रहा तो उस डायरेक्शन में मूव कर जाए, बात समझ रही है, हट जाए, अपने प्लेस को चेंज कर जाए, ठीक, जिधर का फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन में जब वो चेंज कर जाएगा तो वैसे फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। बात समझ में आ गया। अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे, यानी कि उसका रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट जीरो नहीं होगा। रिजल्ट जब जीरो होगा आप कंफर्म उसको अनबैलेंस फोर्स कहोगे, क्लियर है। इसमें मैंने दो पॉइंट लिखा है, अनबैलेंस फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी रुके हुए वस्तु को चला सकता है, मूव करा सकता है, और अगर वो वस्तु रुकी हुई है तो उसको मूव करा सकता है, और वो मूव मोशन में जो वस्तु है उसको रोक सकता है। किसके माध्यम से वो कर सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। हाउ टू डू, बाय द अनबैलेंस फोर्स, क्लियर है। सेकंड पॉइंट, to move a stationary object we have to push it with a force greater than the opposing force of friction. When a body is moved, when directional force is greater than the opposition force, which is opposite force? Opposite force is friction. You know, opposite force is friction, which are always stay on any objects. किसी भी वस्तु पर जब कोई फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो वस्तु रुकी रहेगी, ठीक है। और जब आपका डायरेक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो वो वस्तु उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन फोर्स लगा हुआ है। तो आई थिंक कि आप लोगों को बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो हमारे बहुत बड़े जो साइंटिस्ट हैं, है ना, आइजैक न्यूटन, उन्होंने जो मोशन दिया, ला दिया, नियम दिया, ला दिया, जो नियम दिया, ये सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर 3 लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं बाबू न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग इससे पहले इनर्शिया के बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं कि इनर्शिया कहते किसको है। तो इनर्शिया का सबसे पहले हिंदी क्या जानते हैं कि इनर्शिया का हिंदी होता है जड़त्व, ठीक है। इनर्शिया का हिंदी क्या होता है, जड़त्व होता है। तो अच्छे से बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया को देने का कार्य सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने। इसलिए इसको इनर्शिया ऑफ गैलीलियो भी कहा जाता है, ये गैलीलियो ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनर्शिया के बारे में हम लोग समझते हैं। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच
इट रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और इनफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है कि इनर्शिया एक हमारे किसी भी बॉडी में, आप अपनी बॉडी को लीजिए या किसी भी बॉडी में, इनर्शिया एक गुण होता है, प्रॉपर्टीज होती है, टेंडेंसी होती है। बात समझ रही, गुण, प्रॉपर्टीज, टेंडेंसी, क्वालिटी कहिए आप, तो वो होती है जब कोई वस्तु मोशन में हो रही होती है तो मोशन में ही रहना चाहती है। बात समझ रही, जब कोई वस्तु मोशन में रहती है तो मोशन में ही वो रहना चाहता है, अगर वो कभी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। बात समझ रही है, जैसे एक पत्ते को आप गिराए, एक पत्ता जब अपने पेड़ को टूटकर गिरता है और गिरने के बाद वो कहां क्या जमीन पर आकर क्या हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है। ठीक है, बात समझ रही है। अच्छा एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा बाबू, कब, अभी एक एग्जाम्पल जैसे कि एक आलसी और एक एक्टिव बच्चे का दे रहा हूं। ठीक है, एक लेजी बॉय और एक एक्टिव बॉय। लेजी बॉय क्या करता है कि हमेशा अपने आप को वर्कलेस रखता है, मतलब काम नहीं करे, हमेशा ये सोचता है कि हम काम, हमको काम ना मिले। ठीक है, काम मिलता भी है तो नाकुर नुकुर, समझ गया ना, नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं देना चाहता हूं, जिस घर में 2 या 2 से अधिक बहन रहती हैं, 2 या 2 से अधिक बहन, तो अगर मान लीजिए कोई आलसी है, लेजी है, तो क्या होता है कि बोलते हैं, वो मम्मी बोलती है कि एक काम दी हुई है बड़ी बहन को, तो वो तुरंत बोलती है उसको एक और काम करने के लिए, तो वो बोलती क्या है, हाँ सब मैं ही करूं, छोटी बहन नहीं करेगी। तो इस तरीके से जो दिखाता है कि ये बात दिखाता है कि वो काम नहीं करना चाहिए। सेकंड वाला जो काम है, फर्स्ट काम वो आसानी से करने के लिए रेडी हो गई, लेकिन सेकंड काम नहीं करना चाहती है। लेकिन क्या है कि वो आलसी होकर वो आलसी ही होना चाहती है, यानी रेस्ट पोजीशन, रेस्ट में ही आना चाहता है। ठीक, अब एक्टिव क्या है, जो एक्टिव बच्ची होती है ना, वो क्या बोलती है, अगर मान लीजिए कोई काम हो रहा है, बड़ी बहन काम कर रही है और देखिए छोटी बहन पढ़ रही है या फिर वो नहीं करना चाहती है, तो बोलती है नहीं छोड़ दीजिए उसको, रहने दीजिए, पढ़ रही है छोड़ दीजिए, मैं ही वो काम कर लेती हूँ। तो ये एक्टिवनेस है। हमेशा एक्टिव बच्चे अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं। ठीक है, एक्टिव बच्चे अपने आप को क्या रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं। कोई बात, जैसे बहुत से एक्टिव बच्चे ऐसे हैं जो उसको कोई बात समझ में नहीं आई तो बहुत से पढ़ाई की है, टीचर से पूछे, ये सब बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं और वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छोड़ो जाने दो, नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, डजंट मैटर, रट लेंगे, लेकिन कभी भी ये काम को नहीं करना चाहिए, रटने वाला काम कभी नहीं करना चाहिए। तो मेरे एग्जांपल देने का मतलब ये है कि जो बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ये एक गुण है, क्वालिटी है बॉडी की। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु मोशन में रहना चाहता है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो। ठीक है, तो इसी हम लोग इस क्वालिटी को ही इनर्शिया कहते हैं। बात समझ रही है, क्या है इनर्शिया, इज द क्वालिटी ऑफ बॉडी। क्लियर है, व्हाटएवर गेटिंग अ रेस्ट तो रेस्ट, एंड व्हाटएवर गेटिंग अ मोशन एंड मोशन। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है कि मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी, यानी कि मास जो है वो इनर्शिया, बॉडी के इनर्शिया को मेजर करता है। कैसे, तो इनर्शिया को हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के, किसके, मास के, यानी मास बढ़ेगा तो मास इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर मास छोटा होगा तो इनर्शिया भी छोटा होगा। बात समझ रही है। आप कभी होता है कि हम लोग मास अगर कहते हैं कि अगर कोई छोटा, अगर हम लोग कहीं अगर व्यक्ति को पीटना होता है, कभी टीचर किसी बच्चे को मारता है तो छोटा सा मारेगा, छोटा सा टुकड़ाएगा तो थोड़ा सा चोट लगेगा। भाई पेट लगा दिया एकदम जमाकर तो कहना ही नहीं है, आंख से आंसू निकलने लगते हैं, है ना। तो ये फैक्ट है इनर्शिया का। धीरे मारेंगे छोटे अमाउंट में लगेगा मास तो छोटा चोट लगेगा, बड़े अमाउंट में आएंगे तो बड़ा चोट। बात समझ, क्लियर। तो मास पर ये डिपेंडेबल होता है इनर्शिया। बात समझ रही है। तो मास इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी, नहीं कि हमेशा बॉडी को मेजर करता है। क्लियर। हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट, वही बात तो मैंने लिखा है एग्जांपल के रूप में कि हैवियर ऑब्जेक्ट जो ना अधिक इनर्शिया रखता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। बात समझ रही है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो यहां पर अगर हम भारी वस्तु लेंगे, भारी मास का लेंगे वस्तु, तो ज्यादा इनर्शिया लगाएगा, कम मास का लेंगे तो कम इनर्शिया लगेगा। बात समझ रही है।
इसको आप कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रहेगा आपके पास तो हमेशा इस डाउट से आप अलग रहिएगा, अपने डाउट आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इनर्शिया के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए। इसके प्रोपोर्शनल होता है, मास का प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें एग्जांपल है जैसे क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ सेम साइज। सेम साइज का खेलने जाते हो ना क्रिकेट, तो आप लोग कॉस्को बॉल लेते हो और एक बॉल लेते हो क्या, ड्यूस बॉल, बात समझ रही है। तो बॉल सेम साइज के होते हैं, दोनों सेम साइज के। लेकिन क्या ऐसा होता है कि क्रिकेट का जो बॉल होता है उसका इनर्शिया यानी कि थोड़ा सा भी लग गया कहीं पर ना, तो मम्मी पापा से माराने वाला कमाने स्टार्ट, क्यों क्या था, क्यों खेला, बात समझ आ रही है। वही ऐसा होता है। लेकिन अब मम्मी पापा को तो बताइएगा नहीं क्या इनर्शिया है, तो लगेगा अरे वाह बेटा खेल तो रहा है लेकिन समझ भी रहा है। थोड़ा सा एक बात और कि अब तक से आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत सी चीज समझ में आ गया होगा, तो आप लोग प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और लाइक करना भूलिएगा। तो यहां पर क्या है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन्स जो थे, आइजैक न्यूटन, देखने अगर आप लोग देखते तो बोलते कि ये पागल है। जैसे आप चौराहा और देखते हो पागल को, तो वैसे आप बोलते थे पागल इसके साथ नहीं है। लेकिन अभी हम न्यूटन्स के बारे में आप जान गए तो आप उसके फैन हो गए, ठीक है। तो यहां भी न्यूटन्स ने बहुत ही बढ़िया एक न्यूटन्स मोशन पर एक अपना नियम दिया है ना, जिसको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या उन्होंने बोला है, इनर्शिया यानी नेचर्स पार्ट बोला है, समझ रहा है, क्या बोला है, तो सुनिएगा। ए बॉडी एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन अ मोशन विल कंटिन्यू इन अ मोशन। दूसरी बात, इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन, कहने का मतलब यहां तक समझिएगा कि जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में ही रहेगी, है ना। जब बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे आपके इर्द गिर्द बहुत से सामानें रखी गई हैं, है ना, और जब तक से आप उसको देखिए, चारों घुमाइए, नजर घुमाइए, अब घुमा लिए, आपने क्या जज किया, जो वस्तु जहां है वो वहीं है। अब ऐसा नहीं कि आपके मम्मी पापा आसपास में कोई सामान को इधर ले जा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, है ना। उस पर एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है, तब वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, ठीक है। तो जो वस्तु रखी गई है रेस्ट में, वो क्या है, रेस्ट में ही है। अब जो वस्तु मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। अब अपने खिड़की से जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी को देखोगे तो क्या है, वो चलते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है ना। रुकने की पहले क्या, एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है, इनर्शिया पे जस्ट डिपेंडेबल है, बोला क्या है कि जो वस्तु रेस्ट में है वो वस्तु रेस्ट में रहेगा, ठीक है। जो वस्तु मोशन में है वो क्या में रहेगा, मोशन में ही रहेगा। बात समझ रही है। And body at rest will remain at rest and body in motion will continue in a motion in a straight line with uniform speed. Uniform speed क्या है, मैंने लिखा है मोशन, जो वस्तु मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड से। जितने की स्पीड से आप चल रहे हो 30 किलोमीटर पर घंटे तो 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर तो 40 किलोमीटर पर आवर। पास में रहिए, कहीं बढ़ाना घटाना नहीं है। और जो बची, जब तक से हम किसी वस्तु को बाहरी फोर्स ना लगाएं वो वस्तु उसी मोशन में, या तो मोशन में रहेगा, मोशन में, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात फुल्ली। तो यही बोला गया बाबू क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोला जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है ना। यानी कि जब तक किसी वस्तु पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो वस्तु जिस अवस्था में, जिस स्टेट में है, यानी कि रेस्ट के स्टेट में तो रेस्ट ही में रहेगा, मोशन की स्टेट में है तो मोशन में ही रहेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप लोगों ने समझ लिया है, कोई डाउट नहीं होंगे आपको फुल्ली। तो बात समझ में आ गई, इनर्शिया एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आता है
अगर आपके कोई माइंड में भी क्वेश्चन होगा, बहुत से क्वेश्चन होंगे कि सर हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी जब मोशन में डाली होती है ना, क्वेश्चन में बता रहा हूँ इन पर आधारित कि गाड़ी पे बैठे हुए रहते हैं, मोशन में रहते हैं हम लोग, और सर गाड़ी अचानक रुकती है तो हम लोग आगे की ओर धक्का खाते हैं, और गाड़ी जब रुकी हुई रहती है, जब स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की ओर धक्का खाते हैं। ऐसा क्यों? तो आप इसका आंसर ड्यू टू इनर्शिया कहिएगा। क्या कहिएगा? ड्यू टू इनर्शिया। जब भी आप ये बात हमेशा रखिएगा, इनर्शिया जिस आप स्टेट्स में हैं, मोशन में स्टेट में, तो फॉरवर्ड की ओर जा रहे हैं, तो आप हमेशा जानते हो कि मोशन में कोई वस्तु रहता है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगता है अपोजिट में, तो जस्ट अपोजिट क्या लगता है फोर्स, क्या लगता है? जस्ट अपोजिट। तो आगे में अगर गाड़ी चल रही है तो आप गाड़ी रुकेगी तो गाड़ी स्टॉप हो गई, तो गाड़ी रुकेगी तो आप कहां जाओगे? आगे की ओर धक्का खाओगे। एग्जाम्पल में आपको देखे होंगे बहुत सी फिल्मों में कि जब हीरो अपनी हीरोइन को लेकर भागता है, हीरो अपनी हीरोइन को लेकर भागता है, तो बहुत से उसके विलेन, जो या तो उसका शादी करने वाला विलेन होता है या उसके मम्मी पापा होते हैं, हीरोइन की मम्मी पापा होते हैं ना। तो क्या होता है कि पूरा गाड़ी चलता है, वहां पूरा पुलिस का गाड़ी चलता है, तो पूरा और उसका फोर्स करती है, अपने बदमाश रखे होते हैं, गुंडे वुंडे रखे होते हैं, तो वो चलने लगते हैं। तो क्या होता है, एकदम हीरो अपने पूरे स्टाइल से गाड़ी चलाता है, अगर वो लेफ्ट मुड़ता है तो राइट की ओर मूव करता है, राइट की ओर हीरोइन फेंकाती है, और जब वो राइट की ओर मूव करता है तो लेफ्ट की ओर हीरोइन फेंकाती है। ये किसके कारण होता है? इनर्शिया के कारण हो रहा होता है। और अचानक कभी हीरो गाड़ी का उसको टक्कर मार देता है विलेन की गाड़ी वाले को, तो आप देखोगे विलेन का जो बॉडीगार्ड्स हैं या फिर जो ड्राइवर है वो शीशा तोड़कर आगे आ जाते हैं। तो ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, किसके कारण होता है? इनर्शिया की ओर। तो जैसा रहेगा वैसा इनर्शिया लगेगा, यानी कि रेस्ट में रहेगा तो गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो पीछे की ओर धक्का खाएंगे, क्योंकि वो गाड़ी आगे की ओर बढ़ने वाला है। मोशन में है, गाड़ी आगे भाग रही है और ब्रेक लगा तो आगे की ओर इनर्शिया लगेगी। बात समझ आ रही है? क्लियर है सारे क्वेश्चन? डाउट्स क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं मोमेंटम पर। बात समझ आ रही है? मोमेंटम की ओर हम लोग चलते हैं और मोमेंटम को अच्छे से जानते हैं कि है क्या ये मोमेंटम, ठीक है, बाय मैथमेटिकल तरीके से। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग आगे हैं मोमेंटम में। The momentum of body is defined as the product of its mass and velocity। देखिए बात ऐसा है कि मोमेंटम होता क्या है, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उस सब, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि जो वस्तु रेस्ट में रहते हैं वो रेस्ट में रहेंगे, जो वस्तु मोशन में है वो मोशन में ही रहेंगे, ठीक है, रहना चाहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो आलसी व्यक्ति हैं, है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आलसी व्यक्ति जो है वो आलस अब करना ही चाहेंगे, और जो एक्टिव बच्चे हैं वो अपने आप को एक्टिव में रखना चाहेंगे। बात समझ रही है? तो इसमें जो है रेस्ट जो पोजीशन है और एक मोशन वाला पोजीशन, तो मोशन वाले पोजीशन को जो बोला गया, मोशन में जो है कि मोशन वाले व्यक्ति जो मोशन में रहेंगे वो चीज के लिए मोमेंटम रखा गया। बात को अच्छे से समझिएगा। मोमेंटम, तो मोमेंटम है क्या? सभी जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसका एक मोमेंटम होता है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बात समझ रही है? तो यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ मोमेंटम को हम लोग इंडिकेट करेंगे P से, और मास को M से, और V को वेलोसिटी से। यहाँ P को यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मोमेंटम, और V इसका वेलोसिटी हो गया, और M को क्या हो गया? मास। तो यहां पर अब बात क्या है, तो ऐसे यहां लिखिएगा मोमेंटम बराबर क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को हम लोग क्या करते हैं बाबू? केजी में मापते हैं। एसआई यूनिट मास का क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी का बहुत अच्छा, मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छी बात है। तो केजी का क्या हो गया? मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो क्या है, क्या है बाबू? केजी मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया? मोमेंटम बराबर, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है? कुछ बातें हम लोग जानते हैं कि यदि अब आप पूछेगा सर रेस्ट में मोमेंटम होता है या नहीं है, तो रेस्ट में यही वेलोसिटी क्या हो जाता है? रेस्ट में वेलोसिटी हो जाता है 0। तो मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 0 तो मास भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। तो आप बोल सकते हो कि रेस्ट में जो वस्तु रहते हैं वो क्या होते हैं? उसका मोमेंटम क्या होता है? 0 होता है। बात समझ में आ गया? क्लियरफाई हो रहे हैं आप लोग? यानी कि मोमेंटम जो है वो रेस्ट वाले जो भी बॉडी होंगे उसमें मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। दूसरी बात यह है कि हमने लिखा है
कि एवरी मूविंग बॉडी पॉजेस मोमेंटम, यानी कि जितना भी मूविंग बॉडी है उस सबके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है, क्योंकि बॉडी है तो खास मास होगा ही होगा, और वो किसी स्पीड से किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, वेलोसिटी भी है, तो मास वेलोसिटी जिसके पास रहेगा उसके पास क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा। तो बात समझ में आ गई। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि क्रिकेट बॉल को हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट बॉल को खेलते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि जो क्या है कि एक टाइल्स पर जो है कि कराटे वाला एक मारता है टाइल्स पर, तो होता क्या है एक्चुअली में, देखिए थोड़ा सा बात को समझिएगा। यहाँ पर मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, कब, जब मास कांस्टेंट हो। आगे बात सुनिए, जब मास कांस्टेंट हो तो इसका मतलब यह है कि अगर मास ज्यादा, अगर किसी तेज काफी वेटेड चीज से भी किसी चीज को मारते हैं, वार करते हैं, तो वो चीज टूटने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि मोमेंटम ज्यादा है उसका। अगर हम किसी बहुत ज्यादा स्पीड से, कराटे क्या करते हैं, कराटे में मास का ज्यादा महत्व नहीं होता है, किसका महत्व होता है, वेलोसिटी का। कराटे वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी चीज को मारते हैं तो क्या मारते हैं, बहुत फोर्स से मारते हैं, बहुत स्पीड से मारते हैं, वेलोसिटी उनका हाई होता है। तो वेलोसिटी जब हाई होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, हाई होता है, और यही कारण होता है कि जो मोमेंटम जब हाई होगा तो जितने मोमेंटम, जितना रेंज तक का मोमेंटम लगेगा, जितना तेज तक का, उतने तक के टाइल्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बात समझ आ रही है, किसके कारण होता है ये, मोमेंटम के कारण होता है, मोमेंटम के बड़े होने के कारण। क्लियर है। अब यहां पर अगर देखी जाए बात, यहां पर समझी जाए तो अगर वो मोमेंटम बराबर आपको क्या जाए, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर हम मोमेंटम बाई में इधर मास इधर लाए तो वेलोसिटी ये हो गया, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के, और वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। यानी कि जिस किसी का मास, हमेशा याद रखिएगा, मास किसी भी चीज का ज्यादा होगा तो उसका वेलोसिटी बहुत ही कम होगा, है ना। मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका मास कम होगा। इस बात को समझ गए। ये सब पॉइंट आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट आपके बहुत से क्वेश्चनों का आंसर देने वाले हैं। आगे बात सुनिए, यहां पर अगर पूछी रहा है इस तरह आप प्रोपोर्शनल का साइन दिए, यहां पर क्या कांस्टेंट है, तो इसके साथ क्या है, प्रोपोर्शनल मास कांस्टेंट है, क्या है, मास कांस्टेंट है, और यहां क्या कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक, V और M के केस में। तो आई थिंक आप लोग ये पूरी की पूरी कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 25 kg व्हेन ही वॉक्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल्स को मैं बताता हूँ, बात सुन रही है, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम पूछ रहा है, यानी कि P इज व्हाट। देखिए कभी भी न्यूमेरिकल बनाते वक्त आप गिवन जरूर कर लीजिए कि गिवन में आपका क्या है। तो मोमेंटम को हमको व्हाट है, मास क्या दिया हुआ है, मास दिया 25 kg, हमको केजी में ही चाहिए, ग्राम होगा तो आपको केजी में चेंज करना होगा, क्योंकि मोमेंटम हमेशा एसआई यूनिट में निकलता है। ही वॉक्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी क्या दे दिया, 2 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम बराबर हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास है 25 kg और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 25 को कितना हो जाएगा, 150 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका मोमेंटम, और यही आपको निकालना था। आगे बात सुनिए, क्लियर हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम लोग आ चुके हैं कहां पर, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पर। न्यूटन सेकेंड लॉ पर हम लोग आ चुके हैं। अब तक से हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग आ गए न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन में इन्होंने 3 नियम दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं, जस्ट राइट नाउ आप लोग को अभी याद हो जाने वाला है तुरंत। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए।
आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हर एक टॉपिक आप अपने से हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बस बात को यहां समझिएगा। क्या लिखा मैंने? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जब किसी वस्तु पर हम लोग फोर्स किसी वस्तु को हम लोग मूव करा रहे होते हो, मोमेंटम में कर रहे होते हो, मोशन में कर रहे होते हो, क्या लगा रहे हो? फोर्स लगाते हो। मैंने अगर इस बॉडी को फोर्स लगा रहा है तो क्या हो रहा है? ये बॉडी को लगा रहा हूं कि फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ना। तो फोर्स के अप्लाई करने से होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के, किसके? उस फोर्स के। द रेट ऑफ चेंज ऑफ माने मोमेंटम की दर को बदलने का, बात समझिए, जिस दर से मोमेंटम हो रहा है उस दर से बदलने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन, कभी फोर्स लगेगा तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स अप्लाई किया गया उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ आ रही है? यानी कि फोर्स जो है वो अप्लाइड जो मोमेंटम है वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? चेंज ऑफ मोमेंटम के, चेंज ऑफ मोमेंटम के। यहां देखिए मैंने लिखा हुआ और कि भाई अब कोई फोर्स लगा रहे हैं और जो बदलाव आ रही है वेलोसिटी में, क्योंकि मास किससे बढ़ने वाला है? बस समझिए, हम जिस वस्तु का अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो लगाने के बाद ये यहां पर आ गया, तब ये मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस समझिए, तो मास तो कांस्टेंट है यहां पर, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग टाइम लगा रहे हैं, यहां से यहां तक जाने में कोई टाइम तो लग रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम देखेंगे। बात समझ आ रही है? तो यहां पर फोर्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन के। तो यहां पर अगर चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर होता है क्या है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो क्या होता है कि मास तो कभी चेंज नहीं करेगा, चेंज क्या होगा? वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, यही ना? तो हम लोग का टोटल वेलोसिटी क्या होता है? यानी कि हम चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu, यानी कि फाइनल मोमेंटम बाय में इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है? फाइनल मोमेंटम बाय में इनिशियल मोमेंटम, वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और बाय में टाइम को t से इंडिकेट किया है। अब इन दोनों में m है, m को कॉमन करेंगे तो v माइनस u बाय में t। आप जानते हो कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस u बाय में t होता है, जानते हो? वी नो दैट, पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग मोशन चैप्टर में। तो a बराबर क्या है? v माइनस u बाय में t। तो यहां पर v माइनस u बाय में t जो इनटू में है यहां पर, वो यहां क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन लिख देंगे, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन को लिख देंगे। तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कांस्टेंट की। तो फोर्स बराबर यहां पर हम लोग जब इक्वल टू का साइन देंगे तो यहां की आ जाएगा, ये देखिए कोई भी कांस्टेंट, ठीक है? लेकिन ये जब मेजरमेंट किया गया मोमेंटम और फोर्स और मास की एक्सेलरेशन का रिलेशन जो किया गया, तो इतना ही आया, वैल्यू इतना ही आया कि वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर ही फोर्स आया। मास और एक्सेलरेशन के बराबर ही फोर्स आया। तो भाई के का वैल्यू क्या होगा? के का वैल्यू क्या होगा? तो के का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना? 1 माना, कि वहां पर के का जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। बात समझ आ रही है? के का वैल्यू क्या है? 1 है। तो फोर्स बराबर हमारा निकल गया फॉर्मूला क्या? फोर्स बराबर m में। बात समझ आ रही है? ये के बराबर मैंने ले लिया गया, सपोज किया गया है, तो फोर्स बराबर m में आ गया। बात समझ आ रही है? क्योंकि फोर्स जब भी निकल रहा था तो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर निकल रहा था, तो के का वैल्यू तो कुछ 1 ही रखेंगे तभी लोग वो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो के का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो फोर्स बराबर क्या आ गया फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन किस कैसे आया हुआ है, तो आप बोलेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ के सेकंड मोशन के हिसाब से आया है, ठीक है? न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजरमेंट करते हैं। मास का केजी होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। तो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है? क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। अब कुछ रेशनल जो बातें हैं उसको ध्यान से समझिएगा। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। थोड़ा
से समझिएगा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ये बोल देगा कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स पर क्या प्रभाव होगा, जब मास बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। कभी हैवी चीज उसमें कभी मारिएगा तो आप जितना धीरे से मारिए लेकिन वो फोर्स ज्यादा ही लगेगा क्योंकि मास ज्यादा है। या एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन जब ज्यादा होगा तो फोर्स पे क्या होगा, ज्यादा लगेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ आ रही है। अब अगर आप लोग का रिलेशन ये होता कि फोर्स बराबर हम लोग एम में जान गए, मास अगर हम लोग भेज दें तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स बाई मास, यानी कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के और एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। यही कारण होता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा तो मास क्या होगा, कम होगा, और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, आप सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे, है ना। क्रिकेट खेलते वक्त जो गेंद आती है, जो बॉल आती है, वो बहुत फोर्सली आ रही होती है। फोर्सली आती है क्योंकि उसका वेलोसिटी होता है, मोमेंटम ज्यादा हो रहा होता है। बात समझ आ रही है। तो मोमेंटम जब ज्यादा होता है, मोमेंटम जब ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो चोट ज्यादा लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पीछे की ओर करते हैं, पीछे की ओर, ठीक। पीछे की ओर करने से क्या होता है कि वेलोसिटी जो होते हैं, वेलोसिटी को हम लोग धीरे 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 कम करते चले जाते हैं। वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, धीरे 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 करके डिग्रेड कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं। और जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही कारण होता है कि हम लोग जब भी फोर्स को यहां पर हम लोग लेते हैं, कैच करते हैं, तो वो हमें चोट नहीं लगता क्योंकि हम पीछे की ओर रखकर उसके वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। देखिएगा जब भी क्रिकेटर होते हैं, जो कैचर फील्डर होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉल को पीछे की ओर ऐसे खींचते हैं, देखिए ना आप। तो यही बात है कि वेलोसिटी को वहां पे क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे कमजोर कर दिया जाता है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है, बात पूरा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, जो भी प्रॉब्लम आपको होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ओके, अब हम लोग कुछ बातों को कर लेते हैं। हम चलते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको लेकर, ठीक है। आपका सारा क्वेश्चन आंसर बस इसी बोर्ड पर है, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से इस पर देखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आ गए हैं हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर। देखते ही देखते बहुत मजा करते करते हम लोग आ गए हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर, जो कि हम लोग अब लास्ट ही चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, मैंने लिखा है व्हेनेवर वन बॉडी exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। जब मैं किसी चीज को मूव करता हूं, बहुत चोट का एहसास होता है। जितनी फोर्स हम लोग लगाते हैं उतना ही फोर्स से अगला भी बॉडी हम लोग को क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ करने का मतलब ये था, उन्होंने बहुत बार क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक पेड़ को मारा, एक पेड़ पर मारे उन्होंने, तो पेड़ से उनको चोट लगा। एक दीवार को उन्होंने मारा, दीवार से उनको यहाँ पे उनको चोट का महसूस हुआ। तो बोले ये हो क्यों रहा है, आखिर मतलब क्या है सब चीजों का। तब उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बात लगाया कि जो फोर्स हम लोग लगाते हैं एक्शन के रूप में, जो हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी चीज पर, वो वस्तु भी रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है, यानी कि वो फोर्स भी उसी इक्वल अमाउंट में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। बात समझ आ रही, उसी इक्वल अमाउंट में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो भाई इक्वल अमाउंट में जब इसको मैं प्लस मानूंगा तो उधर लगने वाले को फोर्स को मैं क्या मानूंगा, निगेटिव। तो यानी कि F1 मेरा F2 के बराबर होगा, लेकिन निगेटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में। बात समझ आ रही है, निगेटिव फोर्स अपोजिट एंड इक्वल फोर्स बनता है। क्लियर है, यानी इसको दूसरे शब्दों में आपको बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं टू एवरी देयर इज एन एक्शन इज देयर इक्वल टू रिएक्शन। अगर इसको अगर अपोजिट में
बोलना है, अगर आपको दूसरे शब्दों में बोलना है तो आप एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स भी इसको बोल सकते हो। एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। बात समझ आ रही है? हमेशा ये अब आप बोलिएगा कि सर आपने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड बॉडी का बात क्यों कहा है? तो देखिए जो मारने वाले होंगे, जो फर्स्ट हिट करते हैं वो फर्स्ट बॉडी होंगे, और जो हिट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हिट को लेते हैं देन आफ्टर रिएक्शन, वो सेकंड बॉडी होगा। क्लियर है? तो यहां पर हमारा जो न्यूटन के थर्ड लॉ जो फॉर्मूला निकलता है वो ये निकलता है F1 बराबर माइनस F2। इस फोर्स का यूज हम लोग करेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, जिसको आप आसानी से बना लीजिएगा। बात समझ आ रही है? तो यहां पर एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाई द गन रिक्वायर्स, व्हाई द गन, तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, व्हाई द गन रिक्वायर्स। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि गन पीछे क्यों रिक्वायर्स करता है, ठीक है, गन पीछे क्यों रिक्वायर्स क्यों करता है? तो आंसर मैंने लिखा है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब बुलेट को गन से फायर किया जाता है, छोड़ा जाता है, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग टू गन बैकवर्ड। जैसे वो बुलेट निकलता है गन से, तो गन क्या करता है, बुलेट को फोर्स करता है कि तो बुलेट निकलता है, और निकलते के साथ ही बुलेट भी गन को क्या कर देता है, फोर्स लगाता है इक्वल अमाउंट पर। किस पर? इक्वल अमाउंट पर। दैट मींस एकदम सही पकड़ रहे हैं आप लोग कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? एक्शन का रिएक्शन। जब उसको बुलेट ने मारा तो बुलेट ने भी इसको मारा। जैसे आप लोग बहुत से दोस्त लोग खेलते हो, क्या करते हो, खेलते हो, अब कोई आपको मारता है, एक दबाव आप वो मार दिया तो एक दबाव आप भी मार देते हो, तो ये जब वो लेने वाला व्यक्ति एक्शन है और आपका रिएक्शन हुआ गुस्से में, बात समझ रही है, लेकिन अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप लोगों ने लगा दिया। बात समझ रही है? तो इसी को एक्शन एंड रिएक्शन कहा जाता है। तो क्या है कि मैंने लिखा है, तो व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग टू द गन बैकवर्ड। गन को बैकवर्ड की ओर धकेलता है ड्यू टू हाई मास। अब गन का मास तो ज्यादा होता है कंपेयर टू बुलेट, है ना, तो इट मूव्स ओनली अ लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड। भाई मास ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, थोड़ा ही फोर्स लगाएगा। बात समझ रही है? तो पीछे की ओर थोड़ा सा कम गति करता है, इसी को गन रिक्वायर कहा जाता है, यानी कि गन रिक्वायर कर दिया पीछे की ओर। बात समझ आ रही है? क्लियर है? दूसरा है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि द फ्लाइंग ऑफ ए जेट एरोप्लेन या रॉकेट कैसे उड़ते हैं, जेट एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है, तो ये इसका आंसर आप डायरेक्टली न्यूटन के थर्ड लॉ में दे सकते हैं कि जब भी जेट एरोप्लेन अपना धुआं छोड़ता है, एरोप्लेन जो होते हैं, रॉकेट जो धुआं छोड़ते हैं, तो एक्शन किए तो रिएक्शन वायुमंडल की ओर से लग रहा होता है। बात समझ, और वो क्या कर रहे हैं, फ्लाइट में उड़ रहे होते हैं, आगे क्यों चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा एक्शन एंड रिएक्शन के फॉर्मूले के आधार पर, एक्शन एंड रिएक्शन के फॉर्मूले के आधार पर आप पूरे हर तरीके का आंसर आप दे सकते हो। यहां तक आपका न्यूटन का थर्ड लॉ कंप्लीट हो चुका है। बात समझ रही है? तो यहां से जो भी फॉर्मूला ये कंप्लीट हुआ है, ये आप लोग पूरा तरीके से इसको पूरा क्लियरिफाई करिए, समझिए, है ना। अब हम लोग लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे। इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने के बाद आपका पूरा का पूरा डाउट जो है पूरा का पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप इसको बढ़िया से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आ गए हैं मोमेंटम, जो कि लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। तो यहां पर अच्छे से समझिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते किसको है, पहले इसको जान लेते हैं। कंजर्व का मतलब होता है सुरक्षित करना, यानी कि सेव, यानी कि बचाना, ठीक है, मोमेंटम को। तो होता क्या है कि मतलब कि सेव करना, ठीक है। When two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant, provided no external force are acting। मैंने क्या किया है कि जब दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, क्या लगाती है, फोर्स लगा रही होती है, तो दोनों का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम हो जाएगा। बात समझ रही है? नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा होता है। एग्जाम्पल में हम लोग बड़ी बॉडी को ले रहे हैं, एक छोटा बॉडी, ठीक है, और यहां पर ये क्या कर रहे हैं, मैं स्कीम बना रहा हूं, यहां पर ये क्या कर रहे हैं, एक बड़ा बॉडी छोटी बॉडी को मार रहा है, ठोक दे रहा है। ठोक दिया, ठीक है, कोलिजन यहां पर हो गया। अब यहां पर ये चीज जो है कि आगे कुछ पोजीशन टूट जाएगा इसका,
ऐसा पीछे का कुछ पोजीशन टूटा हुआ नजर आएगा, दोनों हटे हुए नजर आएंगे। ये m1 मास का है और ये m2 मास का, m1 m2 m1 m2। बात समझ गई? तो यहां पर जो है बिफोर कोलिजन यानी कि टकराने से पहले, कोलिजन हो गया यहां पर, एंड आफ्टर कोलिजन क्या है कि बिफोर का जो हमारा मोमेंटम है एंड आफ्टर मोमेंटम जो है, इन दोनों का जो मोमेंटम है और इन दोनों का मोमेंटम क्या है, वो दोनों सेम होता है। यही बात बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। बात सुनिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मैथमेटिकली तरीके से बनाकर देखेंगे, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि यहां तक तो सही है बिफोर कोलिजन, यहां जो है टकराव होती है, क्या हो रही है, टकराव हो रही है। तो इस पर क्या है, ये इसके द्वारा फोर्स इसको लगाया जा रहा है, ये हम इस पर क्या लग रहा है F1, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये भी मारेगा, है ना। जब किसी चीज को मारा जाता है तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी क्या कहता है कि उसका अपोजिट फोर्स लगता है इक्वल, ये क्या लगाएगा F2, यानी इस पर क्या लगेगा F2 और इस पर लगेगा F1। बात समझ में आ रही है, इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा देखा जाए कि अगर मैथमेटिकल तरीके से देखें तो ध्यान दीजिएगा कि F बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है v माइनस u बाय में t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में t। तो ये भाई ये v1 की स्पीड से, सॉरी ये u1 की स्पीड से और ये u2 की स्पीड से चल रहा है। अब ये फाइनल स्पीड टकराने के बाद क्या है v1 एंड v2, बात समझ रही है, v1 एंड v2। तो यहां पर ये फाइनल वेलोसिटी है हमारा और ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्लियर है। तो फोर्स बराबर होता है m में। तो अगर हम इसी चीज न्यूटन का सेकंड लॉ से हम लोग इसको प्राप्त किए हैं, इसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। तो फोर्स जो है अगर हम लोग F1 निकाल रहे हैं तो हमारा कौन सा लगेगा, मास दूसरे मास को लगेगा, क्योंकि ये इसको फोर्स कर रहा है, तो ये दूसरे वाले छोटे वाले बॉडी का यानी m2, और एक्सेलरेशन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं v माइनस u बाई में 2। तो यहां पर क्या है कि इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये दोनों वही रहेंगे v2 माइनस u2, और टाइम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, टाइम सेम रहता है, यानी कि m2 बराबर v2 माइनस u2 बाई में t। और अगर हम लोग F2 निकालें, F2 क्या होगा, F2 किस पे लग रहा है m1 वाले पर, यानी इधर की ओर फोर्स लगा रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से F1, तो m1 और यहां पर v1 माइनस u1 बाई में t। बात समझिए। अब हम लोग क्या जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, यहां पर हमारा कोलिजन हो रहा है तो कंजर्वेटिव मोमेंटम भी यहीं पर होगा, क्योंकि फोर्स यहीं पर एक्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं। बात समझिए। तो यहां पर F1 माइनस F2, बात समझिए, F1 माइनस F2 न्यूटन के थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। तो यहां पर क्या है, मेरा F1 क्या है m2 v2 माइनस u2 बाई में t बराबर माइनस m1 v1 माइनस u1 बाई में t। तो t तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अब हम m से क्या करेंगे, इन दोनों में गुना कर देंगे इधर भी। तो m2 v2 माइनस m2 u2 बराबर माइनस m1 v1 और माइनस माइनस प्लस m1 u1। अब बात समझ में, अब हम लोग को करना यह है कि u1 u1 को एक साथ और v1 v1 को फाइनल एक साथ और बिफोर वाला को एक साथ कर लिए इनिशियल वाले को। तो हम लोग क्या करेंगे, m2 v2 को यहीं छोड़कर इसको उधर भेज रहे हैं और u1 वाले को यानी इनिशियल वाले को इधर ला देंगे। तो इधर ये क्या है, ये माइनस में v1 वाला इधर आएगा तो क्या में आएगा प्लस में, यानी m1 v1 बराबर में m1 u1 और ये m2 u2 इधर जाएगा तो क्या में आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में आएगा। तो इस तरीके से हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ क्या है मोमेंटम है। बात समझ आ रही है, यही हमारा क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि
टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। इससे हम लोगों को ये पता चलता है। बात समझ आ रही है, क्लियर है आप लोग, कोई क्लियर भाई समझ में आ गया। मैंने थोड़ी सी बात में यहां लिखा है कि वी कैन से दैट रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन, हम लोग कह सकते हैं कि जो रॉकेट्स हैं, जेट एरोप्लेन्स हैं, जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो हमेशा किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, यानी कि बिफोर और आफ्टर दोनों क्या होते हैं, मोमेंटम सेम होते हैं। बात समझ में आइए, क्लियर हो गया। तो पूरा का पूरा जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो आप अगर कुछ भी डाउट होगा इसमें, है ना, आप लोग आई थिंक पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा, सारी चीज आप लोग के फाइनल हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और उसमें आप मुझसे जो भी नोट्स हैं वो इसका आप लोग वहां से ले सकते हो। रिटन नोट्स मेरा वहां पर मौजूद है, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।